एडिडास और पूमा दुनिया के दो सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स ब्रांड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी शुरुआत एक छोटे से जर्मन टाउन से हुई थी। ये कहानी है गद्दारी और दो भाई के बीच की ऐसी राइवलरी की जिसका हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। एडोल्फ और रुडोल्फ डाजला, दो भाई जिनके बीच का रिश्ता इतना टूट गया कि आज उनके नाम से दो ग्लोबल शूज एम्पायर जन्म ले चुके हैं। तो क्या है उनकी पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। 1898 का साल था जब रुडोल्फ, जिसको सब प्यार से रॉडी डाजला कहते थे, का जन्म हुआ। सिर्फ 2 साल बाद उनके बड़े भाई एडोल्फ यानी एडी का जन्म हुआ था। इन दोनों भाइयों का बचपन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और ये जिस शहर में रहते थे वो शहर शूज मेकिंग के लिए मशहूर था, जहाँ हर कोने में जूते, सैंडल और चप्पल बनाने का काम चलता रहता था। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस खेल से जुड़ा था। रॉडी और एडी के पिता एक शूज मेकिंग फैक्ट्री में काम करते थे। हर रोज उनकी मेहनत से नए जूते और सैंडल बनते, जो शहर के लोगों के लिए एक जरूरी चीज बन गई थी। लेकिन फैक्ट्री का काम इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके पिताजी ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। इस कारण उनको डेली स्पेंडिंग में काफी दिक्कत आती थी। इसी के साथ उनकी माँ ने एक छोटा सा लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया था। उनका काम था कपड़ों को धोना, साफ करना और फिर उन्हें गाँव-गाँव पहुँचाना। हर रोज इन बच्चों के लिए ये एक नया सबक था, जिम्मेदारी, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण का। लोग इन दोनों भाइयों को ला बॉयज कहते थे। ला का मतलब था लॉन्ड्री, जो इनकी माँ के लॉन्ड्री बिजनेस से जुड़ा हुआ था। छोटी उम्र से ही रॉडी और एडी अपनी माँ के साथ कपड़े गांव-गांव पहुंचाते थे। ये उनका रोज का काम था, जो उनके लिए पहला कदम था जिंदगी की समझदारी और जिम्मेदारियों को समझने का। इसी तरह इन बच्चों ने अपने बचपन में ही सीख लिया कैसे कठिनाइयों से बावजूद हिम्मत और मेहनत से जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हर दिन के ये छोटे काम उनके लिए एक स्कूल बन गए थे, जहां उन्हें जीवन के असली सबक जैसे कि परिवार के प्रति लगन, जिम्मेदारी और ईमानदारी को फिर आता है पहला वर्ल्ड वॉर, जिसमें दोनों भाइयों को जर्मन आर्मी में भेज दिया गया। जब ये जंग खत्म हुई तो उनके घर की लॉन्ड्री बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ चुकी थी। इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो गया था। लेकिन तब एडी ने एक जबरदस्त आइडिया सोचा, क्यों ना एथलीट्स के लिए खास रनिंग शूज बनाया जाए। उस वक्त आमतौर पर लोग हर इवेंट के लिए अलग शूज नहीं पहनते थे, इसलिए एडी ने स्पाइक शूज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो एथलीट्स को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते। और ये आइडिया उस वक्त बहुत ही यूनिक। अपने नए आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए एडी ने अपनी मम्मी के लॉन्ड्री शेड को एक वर्कशॉप में बदल दिया। पैसे और मटेरियल की कमी थी, इसके कारण एडी ने पुराने बैटल फील्ड्स और लेदर के टुकड़े, पैराशूट की स्टिक, जो भी मिला उसको इकट्ठा किया। पर इससे बात नहीं बनने वाले थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी उस टाइम कमी थी। तो उसको दूर करने के लिए उसने एक बाइसाइकिल व्हील से इम्प्रोवाइज मशीन बनाया, जिससे उसको पावर मिलती थी। उसकी हिम्मत रंग लाई। उसके शूज इतने मजबूत बने कि पूरे शहर में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। थोड़े दिन बाद एडी के भाई रॉडी ने उसके साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। रॉडी ने सेल्स को संभाला और हर स्पोर्ट्स क्लब तक डाजला शूज पहुंचाने लगा, जबकि एडी ने मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पर ध्यान दिया। 1924 में दोनों ने मिलकर डाजला ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री ऑफिशियली शुरू कर दी। बिजनेस तेजी से फैल गया। नए फैक्ट्रीज, अच्छे इक्विपमेंट और ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ क्वालिटी भी बढ़ने लगी उनकी। रॉडी ने फ्री पैस देकर हर फूड क्लब में अपनी छाप छोड़ दी थी और लोग एडी के इनोवेटिव डिजाइन और इतने प्रभावित हुए कि उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। 1930 के दौर में जब जर्मन में एक नया पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप उभर रहा था, तब नाजी सरकार ने स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को एक प्रोपेगेंडा का जरिया बना दिया। इस समय हर जगह नए विचार और जुनून देखने को मिल रहे थे और डाजला ब्रदर्स के बिजनेस ने भी एक नई एरा का फायदा उठाया। रॉडी अपने जबे और खुले दिल से पॉलिटिकल व्यूज रखने लगा, जबकि एडी चुपचाप अपनी मेहनत से सबका दिल जीत रहा था। ये दोनों अपने अपने तरीके से ही बदलते दौर का हिस्सा बन गए थे। इस जुनून ने डाजला शूज को जर्मन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक नया मुकाम दिलाया। फिर साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स ने न सिर्फ स्पोर्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर लाया, बल्कि टेलीविजन के जरिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ दिया। इस इवेंट ने एक नया दौर शुरू किया, जब डाजला ब्रदर्स ने एक बहुत डेयरिंग रिस्क लिया और अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस को अपने पर्सनलाइज्ड रनिंग शूज ऑफर किए। सोचिए, एक स्टेडियम जहां हर सीट से उत्साह की लहर दौड़ रही हो, और जब जेसी ने दौड़ लगाई तो उस पल हर दिल में एक नई उमंग जाग गई। ये डिसीजन, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा के खिलाफ था, डाजला ब्रदर्स के लिए एक मार्केटिंग जैकपॉट साबित हो गया और जिसने उनकी लेगेसी
हमेशा के लिए अमर कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तब डाजला फैक्ट्री को भी वॉर इफेक्ट्स के लिए शिफ्ट होना पड़ा। पहले जो फैक्ट्री सिर्फ स्पोर्ट्स शूज बनाती थी, अब वहां नाजी आर्मीज के लिए सप्लाईज भी बनने लगे। उस दौरान जर्मनी में हर बिजनेसमैन को हिटलर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, चाहे वो चाहते हो या ना चाहते हो। एक दिन अलाइड फोर्स के एयर स्ट्राइक्स के कारण डाजला फैमिली को एक बम शेल्टर में छुपना पड़ा। उस वक्त जब रॉडी और उसकी फैमिली ऑलरेडी शेल्टर में बैठे थे, तब एडी और उसकी फैमिली वहां पहुंचे। जैसे ही एडी ने शेल्टर में कदम रखा, उसने कैजुअली एक कमेंट किया, बास्टर्ड्स आर बैक अगेन। ये गधे लोग फिर आ गए। रॉडी को ऐसा लगा कि ये बात उसके और उसके फैमिली के बारे में बोली गई है। उसे लगा कि एडी उससे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको बिना वजह ब्लेम कर रहा है, जबकि असल में एडी का कमेंट अलाइड बॉम्बर्स जो जर्मनी पर बम गिरा रहे थे उनके बारे में था, ना कि रॉडी के बारे में। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो धीरे धीरे एक बड़ी दुश्मनी में बदल गई। ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं था जो डाजला भाइयों के बीच दूरियां बढ़ाने का कारण बना। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले भी उनका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था। जैसे कि वॉर के टाइम पर रॉडी को जर्मनी आर्मी में भर्ती होना भेज दिया गया, जबकि एडी फैक्ट्री चलाता रहा। रॉडी को लगा कि एडी ने जानबूझकर उसे आर्मी में भेजने के लिए गवर्नमेंट से मिलावट। जब रॉडी वापस आया तो उसने देखा कि एडी के इन्फ्लुएंस फैक्ट्री में बढ़ गया है। ये बात उसको और चुभी। ऐसे बहुत से भी इंसिडेंट्स थे। युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। रॉडी को नाजी इन्वॉल्वमेंट के लिए जेल भेज दिया गया, जहां उसने दुख के लम्हे गुजारे और उसके दिल में एडी के प्रति नफरत का बीज और बढ़ गया। घर की मिलती जुलती प्रॉपर्टी को लेकर रोजाना के आर्गुमेंट ने पारिवारिक रिश्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अंत में राइवलरी से निकलने के लिए एक नई कहानी शुरू हुई। एक ही परिवार से 2 अलग ब्रांड्स का जन्म, जो आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में से एक है। एडी ने अपने नाम को एक नई पहचान दी और एडिडास का जन्म रखा, जबकि रॉडी ने थोड़ा सोचने के बाद पूमा चुन लिया, क्योंकि उससे ये ज्यादा कूल और कैची लग रहा था। इस डिसीजन ने नया खेल उनके बिजनेस को 2 अलग रास्ते दे दिए, बल्कि उनके होम टाउन को भी 2 अलग कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया था, जहां लोग एक दूसरे से दूर रहते थे और हर किसी के पास अपना एक अलग नैरेटिव था। समय के साथ एडी के बेटे रॉस्ट और रॉडी के बेटे आर्मिन डाजला ने अपने परिवार के सपनों को आगे बढ़ाया। दोनों अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज एडिडास और पूमा को नए दौर में ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कंपटीशन बढ़ते गया, वैसे वैसे एग्रेसिव स्पॉन्सरशिप डील और बिडिंग वॉर्स ने इन दोनों ब्रांड्स को एक कठिन दौर में ढकेल दिया। लेट 70s और अर्ली 80s तक मार्केट का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ने क्वालिटी को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। एडिडास और पूमा एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इतना उलझ गए कि वो अपने कोर वैल्यूज जैसे इनोवेशन और क्राफ्टमैनशिप को पीछे छोड़ने लगे। बढ़ते हुए खर्चे और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ने दोनों कंपनीज के लिए फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर दिया था। स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स और एथलीट एंडोर्समेंट के लिए दोनों ब्रांड्स के एक दूसरे से इतना ज्यादा बिडिंग कर रहे थे कि मार्केटिंग कॉस्ट आसमान छूने लगी। ऊपर से नाइक जैसे नए कॉम्पिटिटर मार्केट में एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, जिससे एडिडास और पूमा दोनों को टफ कंपटीशन मिलने लगा। ये फाइनेंशियल क्राइसिस इतना गहरा हो गया कि ऐसा लगा पैसे की कमी के कारण दोनों कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। जब ऐसा लगने लगा कि डाजला लेगेसी बिखरने वाली थी, तब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने फाइबर बन के आए। उन्होंने फंडिंग, मॉडर्न मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ एडिडास और पूमा को एक नए दौर में एंटर करने का मौका दिया। एडिडास ने रॉस डाजला के लीडरशिप में अपनी ब्रांडिंग और एक्सपेंशन पर ध्यान दिया, जैसे कंपनी दोबारा से ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पाई। पूमा ने भी आर्मिन डाजला के अंडर अपनी स्ट्रेटेजीज बदली और धीरे धीरे अपनी ब्रांड इमेज को नए कॉम्पिटिटर के मुताबिक रीशेप किया। ये कॉर्पोरेट स्ट्रगल ने एक नया मोड ले चुका था, जिसमें दोनों कंपनी सिर्फ एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया के स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड्स के साथ एक नए लेवल पर कम्पीट कर रहे थे। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ एडिडास और पूमा ने अपने आप को री इन्वेंट किया और दोबारा एक पावरफुल ग्लोबल आइडेंटिटी बनी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई दुश्मनी, जो एडिडास और पूमा की फाउंडेशन बनी थी,
अब एक बिजनेस एम्पायर में बदल चुकी थी, जहां से एक लेगेसी नहीं बल्कि एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना क्रिएट हो चुका। कभी सोचिए, अगर एडी और रॉडी अपने दुश्मनी को एक तरफ रखकर साथ काम कर लेते तो शायद वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड बन सकते थे। दोनों के टैलेंट, विजन और डेडिकेशन को एक साथ मिलने का मौका मिलता तो शायद आज एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही होती। पर उनकी पर्सनल राइवलरी ने न सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि एक पोटेंशियल एम्पायर को डिवाइड कर दिया। आज जब हम नाइक के धमाकेदार ग्लोबल प्रेजेंस को देखते हैं तो ये सोचना ही पड़ता है कि अगर दाजला भाई एक ही टीम में होते तो शायद ये कहानी अलग होती। ये एक ऐसा लम्हा है जो हमें ये याद दिलाता है कि पर्सनल डिफरेंसेस कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को छीन सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पर्सनल दुश्मनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असली इंसानी वैल्यूज, पारिवारिक यूनिटी और पैशन कभी नहीं भूलना चाहिए। सक्सेस सिर्फ कंपटीशन से नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने से आता है। अगली बार आप जब एडिडास और पूमा के शूज देखें तो सिर्फ एक ब्रांड ना देखें, सोचिए कि उनके पीछे कितनी दर्द भरी लेकिन इंस्पायरिंग कहानी छुपी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।